वेलकम बैक टू आवर चैनल IS 365 एकेडमी। आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करेंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर यूपीएससी में तो इससे पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन, बल्कि अब स्टेट पीसीएस भी इसके तरफ बेंड हो रहे हैं। तो ये जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो स्टेट पीसीएस कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट इकोलॉजी जब हम करंट अफेयर्स करते हैं तो कुछ ऐसे स्टैटिक पोर्शंस या फिर टर्म्स ऐसे जो आते हैं जो हमें बहुत कन्फ्यूजन करता है। बहुत कॉमन चीज़ों में पैरासाइट, प्रे, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर हम इन सारे टर्म्स को यहीं समझ लें तो कल को जब हम जब करवाएंगे आपको करंट अफेयर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, तब आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा प्रॉपर स्टैटिक पोर्शन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं और बनने के बाद कैसे कैसे किस किस स्टेज पे उसको हम अरेंज करते हैं। तो पहले अगर जो हम देखें तो पहले एटम, फिर बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनते हैं, सेल। एक्चुअली सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर आपसे कोई पूछे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो क्या है, तो वो सेल है। लेकिन बेसिक यूनिट ऑफ मैटर पूछे, अगर कोई पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर क्या है, किसी भी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक चीज़ क्या है, किससे कोई मैटर बना होता है, तो वो होता है एटम। ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारी वही ऑर्गन सिस्टम जब बनती हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं और बहुत सारे कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। वैसे ही बहुत सारी इकोसिस्टम मिलके एक बायोम बनाते हैं और बहुत सारे तरह तरह के बायोम मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। तो आपको ये हायरार्की या फिर ये जो स्टेजेस है, ये लेवल्स है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में देखा गया है कि ऐसे लिख देगा कि ऑप्शन ए कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ऐसे लिख देगा। एक ऑप्शन में पहले ये लिख देगा, फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट हायरार्किकल पोजीशन। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम एंड बायोम से बायोस्फीयर। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इन चीज़ों को। नाउ सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी मैंने बता दिया। पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज़। ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज़ में है। जैसे कि अगर अब स्पीशीज़ पूछेगा कि स्पीशीज़ क्या होती है, देखिए कोई भी एक होती है जीनस। अगर बहुत डीप जाने की तो ज़रूरत नहीं है, इतना आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि दो तरीके की चीज़ होती है। एक जैसे कि नॉमनक्लेचर एक वर्ड है, नॉमनक्लेचर का मतलब होता है कि जब भी नाम देना, सीधा समझो नाम देना। ठीक है। तो जैसे हमारे भी कुछ नाम है, तो वो हमें नाम हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ है, तो हमारा नॉमनक्लेचर किया गया, हम ये कह सकते हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में, जैसे कोई भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का एक नाम दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लो कि हम कोई चीज़ को हमारे लैंग्वेज में कुछ और बोलते, तो वही सेम चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि बोला कि हम कोई ऐसा नॉमनक्लेचर, ऐसी तरीके से हम चीज़ें स्पेसिफाई और नाम देंगे जिससे हर कोई, मतलब मान लो कि वो अगर हम इंग्लैंड भी जाए और हम वो नाम बोले तो हमें वो चीज़ मिल जाए। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तो जैसे मैंगो का नाम आप ले लोगे तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो है वो है मैंजीफेरा इंडिका। ये बस एक एग्जाम्पल के, आप लोग समझिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको सब याद रखने के लिए, बस मैं एक स्पीशीज़ बताना है इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ। मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो मैंजीफेरा, ये जो फर्स्ट लेटर है ना, इसको बोलते हैं जीनस, और इंडिका को बोलते हैं स्पीशीज़।
इंडिका को बोलते हैं स्पीशीज। तो वैसे ही जैसे ये मैंगो है, तो मैंगो क्या है, एक ट्री है। या फिर समझो जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो डॉग है और ह्यूमंस है, तो ह्यूमन एक स्पीशीज है, डॉग एक स्पीशीज है। समझ में आया? तो बहुत सारे डॉग के स्पीशीज, बहुत उनकी 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 बहुत सारी डॉग की पॉपुलेशंस में मिलके कम्युनिटी बनाती है, अपनी कम्युनिटी बनाती है। और डॉग्स में बहुत सारे अलग अलग ब्रीड होते हैं, तो वो अलग हो गया चीज़ें। समझ में? ये उनके फर्दर वेराइटीज़ हो गए, जैसे लैब्राडोर एंड ऑल वगैरह, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, वो स्पीशीज़ के अंदर ही आ जाएंगी। तो यहाँ जो स्पीशीज़ लिखा है उसका मैंने आपको मतलब बताया है। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन एक स्पीशीज़ की बात करता है। तो जैसे हम ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, डॉग एक स्पीशीज़ है, कैट एक स्पीशीज़, इसमें जो भी अलग अलग ब्रीड के डॉग्स आते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो डॉग, वो डॉग ही ना है। अलग अलग वैरायटी को तो बिल्ली थोड़ी ना कहला जाएगा, डॉग ही ना कहलाएगा। तो इसीलिए इसको हम स्पीशीज़ में ही कंसिडर करते हैं। अब बहुत सारी जो कम्युनिटी किससे बना है? देखिए, कम्युनिटी बना है जब बहुत सारे पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाते हैं, हमारे कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? एन एरिया और एनवायरमेंट वेयर वन और मोर कम्युनिटीज कैन थ्राइव टुगेदर। अब पूछेगा थ्राइव बोलिए या फिर लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं। या एक कोई एरिया या कोई एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कम्युनिटी रहती हैं एक साथ। ठीक है, रहते हैं एक साथ, जैसे डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये जो आपकी हायरार्की है ये आपको याद होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, मेरे पीछे बोलते चलिए, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। फिर से ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये आपको याद होनी चाहिए। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, यहाँ मैंने एक आपको फोटो, एक इमेज ऐड किया है ताकि एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको याद रहे। देखिए, एक इंडिविजुअल है, एक सेम इंडिविजुअल, ये है फिशी, तो मतलब क्या है, ये एक स्पीशीज़ है ना, ये एक स्पीशीज़ है। बहुत सारे इंडिविजुअल मिल गए तो क्या बनाया, पॉपुलेशन। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई, ये क्या मिल गया, कम्युनिटी। बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम। ठीक है, एंड बहुत सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर। तो अब हम ब्रॉडली समझेंगे कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है। क्या समझेंगे? इकोसिस्टम क्या होता है। तो द लिविंग कम्युनिटी ऑफ plants and animals in any area together with the non-living component of environment such as soil, air, water constitute the ecosystem। बोलने का क्या मतलब होता है कि कोई एक ऐसा एरिया है, ठीक है, या कोई एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आपके पास लिविंग चीज़ें भी हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर जीव, मतलब प्राण हो, जीव हो, और नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर जीव या प्राण न हो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, ह्यूमंस हम लोग हो गए, तो वी आर ऑल्सो ए सोशल एनिमल, तो हम लोग एनिमल्स में ही आते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ें में क्या है बताइए, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग पार्ट है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पे मान लो ये कोई एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है, इस एरिया में जो भी प्लांट्स उग रहे हैं या जो भी एनिमल्स यहाँ रह रहे हैं, तो वो इनके मदद से रह रहे हैं, नॉन लिविंग भी कहीं ना कहीं इनके लिविंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये जब चीज़ें होती हैं, जब लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ एक जगह को एग्जिस्ट करता है और दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। देखिए, लिविंग बीइंग एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक नॉन लिविंग पोर्शन और पार्ट है इकोसिस्टम का। तो ये फोटो देखिए, यहाँ पे क्या है, पेड़ है ना, पेड़ है। तो पेड़ में, ये पेड़ के वजह से यहाँ पे प्लांट्स, ये एनिमल्स भी रह रहे हैं,
है ना। और क्योंकि यहाँ पे जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आर पार हो रही है, तो इनके वजह से इनका भी एग्जिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ एक एक्वाटिक है, यहाँ पे फिशेज़ हैं, ये प्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, मेराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सी क्रिएचर्स है, ये प्लैंक्टन्स है। प्लैंक्टन्स जो मैं ये कह रही हूँ, ये वो प्लैंक्टन्स है जो पानी में जो पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, वर्ड का नाम ये है। फाइटोप्लैंक्टन्स बोले या प्लैंक्टन्स बोले, कभी भी समझिएगा कि वो प्लांट्स जो एक्वाटिक में हैं उसको बोलते हैं प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो आप इस इमेज में देखिए कि यहाँ पे हवा भी है, पानी भी है ना, सॉइल भी है, तो और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या एक साथ सारे एक साथ रह रहे कि नहीं रहे, तो ये एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। चलिए, अब इकोसिस्टम के दो टाइप है या एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर टेरेस्ट्रियल, जब भी टेरेस्ट्रियल वर्ड आएगा ना, कभी भी टेरेस्ट्रियल वर्ड जहाँ पे भी दिखे तो आप समझिएगा कोई भी चीज़ें लैंड से रिलेटेड बोली जा रही हैं, ठीक है। तो लैंड मतलब देखिए कि ये एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ जो रह रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मान लो ये एक सिर्फ एक पेड़ ग्रो कर रहा है, तो इसमें पत्तियां हैं, ये पत्ती क्या कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, कर रही हैं नहीं करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इनमें कुछ इंसेक्ट्स भी होंगे, इनमें बर्ड्स भी आके बैठेंगे। इसके जो रूट्स जो सॉइल के अंदर है उनके अंदर न्यूट्रिएंट होता है, पानी होता है, एयर का मदद लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मान लो ये समझो कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम है ये, लेकिन यहाँ पे लिविंग चीज़ें जैसे इंसेक्ट एक लिविंग है, बर्ड लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? लिविंग है। ये लिविंग कंपोनेंट किसके साथ है? नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ है, जैसे सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट, एयर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिविंग कंपोनेंट प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट। समझ में आई मेरी बात? लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों साथ साथ हैं, तो इसी को हम बोलते हैं। लेकिन ये है कहाँ? लैंड पे है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। समझ में आई? सेम चीज़ एक्वाटिक, ठीक है। एक्वाटिक वर्ड मतलब वाटर से रिलेटेड है। वर्ड का मतलब क्या है? वाटर। जैसे एक्वेरियम बोलते हैं ना, एक्वेरियम, एक्वाटिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश। डायग्राम क्या है? एक नॉर्मल कार्टून टाइप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल ये एक वाटर बॉडी है जिसके अंदर फिशेज हैं, ठीक है, जो एक लिविंग कंपोनेंट का काम कर रहा है, मतलब जीव है एक। वाटर नॉन लिविंग है। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब प्लांट्स विच आर ग्रोन इन वाटर या फिर अंडर सी, या फिर जो भी है, मतलब जो नदी, पानी के नीचे, पानी के अंदर हो, चाहे वो समुद्र हो, कहीं हो, मतलब कहीं भी, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे? प्लैंक्टन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है, लेकिन इकोसिस्टम कहाँ पे है? तो पानी के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? एक्वाटिक इकोसिस्टम। नाउ स्केल ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। स्केल ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी अगर हम देखें तो इनमें तीन टे होते हैं। एक होता है लिविंग कंपोनेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वाटर, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी सन, ठीक है। ऐसे ही स्माइल करते रहिए आप लोग। नाउ सन है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सबके लिए, चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो, तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? हमारा सन है। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। हाँ, तो इसके अंदर आता है आपका, एक आता है एबायोटिक, एक आता है बायोटिक। बायो मतलब क्या है? लाइफ। बायो मतलब लाइफ। जब भी ए आ जाए तो जहाँ पे लाइफ नहीं है, तो मतलब कौन सा कंपोनेंट आएगा? नॉन लिविंग कंपोनेंट आएगा। तो बायोटिक में कौन सा आएगा? लिविंग कंपोनेंट आएगा। नॉन लिविंग कंपोनेंट हमने देखा, वाटर, एयर, मिनरल, रॉक, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी नॉन लिविंग कंपोनेंट। एंड बायोटिक में हमारा आता है लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ठीक है। नाउ मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है, वो हम देखेंगे। और इसी में चीज़ें, बहुत से ऐसे टर्म हैं जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको नहीं रहेगा।
न चलिए, पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? एबायोटिक है, इसमें टेम्परेचर में कोई जीव तो नहीं है ना, तो ये एबायोटिक हुआ। लेकिन ये ऐसा फैक्टर है जो बायोटिक के रहने में भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एनवायरमेंट फैक्टर। The level of thermal tolerance of different species determines to an extent their geographical distribution। बोलने का ये मतलब है कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का एक बहुत ही अहम रोल है। अहम रोल कैसा है कि अगर देखें कि अभी जैसे ठंड का मौसम है, सबको समझ में आता है ना कि ठंड के मौसम में हम क्यों नहीं ठंड के मौसम में बिना स्वेटर के भी रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, उससे जो भी टेम्परेचर सराउंडिंग की है वो नीचे जा रहे हैं, नीचे है उसका टेम्परेचर। बोलने का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली बाहर का टेम्परेचर नहीं है। तो हम जो स्वेटर पहनते हैं एक्सक्यूज मी, हम जो स्वेटर पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं कि ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल मेंटेन रहे। यही चीज़ जब हमें फीवर होता है, तो फीवर होता है तो क्या होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हाई हो जाता है। तभी हम क्या करते हैं, जो पानी ये गीला पट्टी जो सर पे रख के उतारते हैं, जिससे क्या होता है जो भी एक्सेस हीट, बॉडी का एक्सेस जो हीट बढ़ी है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो ये जो सारा मुद्दा है वो क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म के पास अपनी एक बॉडी की कैपेबिलिटी होती है कि कैसे वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे। समझ में आ गया? और हर जगह पे, जैसे मान लीजिए कि लद्दाख में आपको स्नो लेपर्ड मिल रहा है, ठीक है, डेजर्ट में आपको कैमल्स मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें वो वहीं मिल रहे हैं इज़ जस्ट बिकॉज कि उनकी बॉडी उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुकी है और वो उन्हीं जगह के लिए बने हुए हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी बनाई गई है कि वो उस टेम्परेचर को या उधर उस जगह की जो भी वेदर कंडीशन है उसको वो एकदम नॉर्मली रह सके, झेल सके। ठीक है, तो अब जो हम देखे हैं वो क्या है कि कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, किस अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे, क्या मतलब फैक्टर्स पे। एक है पहला यूरोथर्मल, ठीक है, फिर है स्टीनोथर्मल और फिर है मीजोफाइल्स। अगर यूरीथर्मल की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म थ्राइव्स या फिर लिव्स भी बोल सकते हो, यहाँ पे लिव भी बोल सकते हो, ठीक है, इन वेराइटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत अलग अलग टेम्परेचर में भी रह सकता है, तो दैट इज यूरीथर्मल। तो कभी आपको स्टेटमेंट वाइज या कहीं किसी, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो ये चीज़ें आपको यही समझ लेना है कि क्या इसका मतलब है। देखिए, कभी भी थर्मल मतलब जो जहाँ पे भी थर्मल आया ना, तो ये आप समझिए कि कोई भी चीज़ें हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है, राइट। अगर हम बात करें स्टीनोथर्मल की, तो स्टीनोथर्मल ये होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स थ्राइव इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही कम रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह पा रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर अगर वेरिएशन करोगे तो वो नहीं रह पाएगा, लेकिन यूरीथर्मल क्या है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के बावजूद भी वो अपने आप को एग्जिस्ट कर सकता है। मीजोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन टेम्परेचर्स के बीच में रहते हैं, 15 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब आता है हमारा टेम्परेचर, एक मेजर फैक्टर खत्म होता है, दूसरा हम देखेंगे वो है वाटर। Another important factor influencing the life of organism, its availability is so limited in deserts that only special adaptation make it possible to live there। अब जैसे पानी है, तो पानी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के रहने को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और उसी की वो किधर कितना है अवेलेबिलिटी, मतलब वो कितना मतलब कौन सी जगह पे वो कितना पाया जाता है, वो उस जहाँ पे मान लो कि पानी कम मिल रही है तो वहाँ पे एक अलग टाइप के आपको एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, वो मैं आगे एक बार बताऊंगी आपको, है ना। तो वो जगह के हिसाब से आपको चीज़ें अलग अलग वहाँ देखने मिलेगी। अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत ज़्यादा सैलिनिटी का मतलब होता है नमकीन, पानी में जो नमकीन का मात्रा है, नमकीनी पानी, और एक पानी होता है एक नॉर्मल पानी जो जिसमें नमकीन का मात्रा इतना नहीं होता है। तो अगर कोई भी पानी जिसमें नमक का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत नमकीन पानी में भी, वाइड रेंज मतलब बहुत बहुत नमकीन पानी में भी अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरी हेलाइन। तो एक चीज़ आप देख रहे हो मेरी बात, यहाँ पे यूरी थर्मल था, यहाँ पे यूरी हेलाइन है। तो थर्मल मैंने बोला हीट के लिए, और यूरी तभी भी था जब यहाँ पे वाइड रेंज की बात होती है। तो यूरी से हम रिलेटेड याद रखेंगे कि ये हमेशा वाइड रेंज, ज़्यादा रेंज के बारे में बात करता है। जहाँ पे भी आपको वर्ड में हेलाइन दिखे तो समझिएगा कोई सॉल्ट के कंटेंट के बारे में वहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम किस चीज़ की कर रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा नमकीन पानी में अपने आप को रख सकते हैं वो होते हैं यूरी हेलाइन, और जो कम रेंज में रह सकते हैं उसको बोलते हैं स्टीनो हेलाइन। ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सेस क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स को, जैसे हमारे टेम्परेचर हो गई, जैसे हमारी रिस्पॉन्स क्या है, ठंड बहुत बढ़ गई है भैया कंबल निकाल लो, है ना, एसी बंद कर दो, एसी नहीं चलाना है अब हमें। चलाते हैं लोग ऑल टाइम, ऑल वेदर एसी जो होते हैं वो चलाते हैं, लेकिन एक हीटर चलाते हैं मेनली हम, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ठंड हो रही है, तो हम इस ठंड से बचने के लिए हमारे पास अडेप्टेशन क्या है कि हम स्वेटर पहन रहे हैं, राइट। वैसे ही तो ये जो ठंड है दैट इज़ एन एबायोटिक फैक्टर। उस चीज़ को बचने के लिए जो हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, उस एबायोटिक के लिए हम क्या अपना दिखा रहे हैं, रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अब क्या पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर की वजह से हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जो भी अपना एक आंसर या फिर एक रेस्पॉन्स जो दिखाता है वो अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है रेगुलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स विच एंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब होम्योस्टैसिस क्या है, फिर मैं इसके बारे में बात बताऊंगी। होम्योस्टैसिस मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट हार्श एक्सटर्नल कंडीशन। बोलने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने, मान लीजिए कि ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म ने, और ये इसकी एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये इसका एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ये जो बॉडी है, मान लो ये किसी कोई ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी है, इसने अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर हो या उसकी ह्यूमिडिटी हो या कोई भी चीज़ हो, जो उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको उसके पास ये क्षमता है कि वो उसको कांस्टेंट रख सके। भले बाहर कुछ भी हो, ठंड पड़े या गर्मी हो या कुछ भी, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाए, कुछ भी पड़े, लेकिन भैया मैं तो अपना मतलब बंदोबस्त कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुद का इंटरनल का बॉडी टेम्परेचर वो खुद मेंटेन कर सकते हैं और कांस्टेंट रहता है, मतलब एक जैसा रहता है, बाहर कुछ भी हो उससे उनको फ़र्क, उनके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल एनवायरनमेंट पे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं, स्टेट्स को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को रेगुलेट करना। मान लो कि बाहर कोई चीज़ ख़राब चल रही है, ये ख़राब नहीं कह सकते, बाहर कोई भी चीज़ बदलाव हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ भी बदलाव हो रहा है, तो हम उस अकॉर्डिंगली अपने आप को कैसे रेगुलेट करेंगे। अगर ठंड हो रही है तो हम रेगुलेट क्या करेंगे, हमें स्वेटर पहननी है। अगर गर्मी हो रही है तो हमें क्या रेगुलेट करना है कि हमें शॉर्ट्स पहनना है, ठीक है, एसी चलानी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम जो ये भी चेंजेस करते हैं वो कैसे करते हैं, फिजियोलॉजिकल मीन्स में। ठीक है। अब एक जो आपने यहाँ देखा होगा टर्म, वो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ही मैं आपको ये चीज़ें समझा दूँ कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई एक सेल है, बॉडी ले लो, सेल ले लो, सेल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे आप, है ना। सेल ले लो और ये इसके बाहर का पार्ट है। ठीक है। अरे हाँ, आपने देखा होगा कभी भी आप किशमिश को पानी में भिगो, जैसे कि लोग खाते हैं आज के डेट में, और खानी भी चाहिए, अच्छी होती है बॉडी के लिए, स्किन के लिए। तो आप किशमिश खाओगे तो क्या होगा यहाँ पे कि किशमिश जब पानी में डालोगे तो यहाँ से जो ये वाटर है और ये किशमिश है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, रेजिन्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिन, हिंदी में किशमिश बोलते हैं। ठीक है। ये जब हम पानी में किशमिश को डालते हैं तो ये वाटर क्या करता है, अंदर की तरफ चला जाता है,
जाता है कि नहीं जाता है, फूल जाता है। जब आप थोड़े घंटों के बाद या फिर एक रात में भिगोगे तो सवेरे देखोगे तो ये किशमिश हमारा फूल जाता है। ये फूलने के पीछे कारण आपको पता है क्या होता है कि यहाँ का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है और इस किशमिश के अंदर का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन था वो डिफरेंट था, और डिफरेंट होने के वजह से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया, इसलिए पानी अंदर की तरफ घुस गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जब भी फ्लूइड के वजह से बॉडी में इन एंड आउट की जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड का अंदर आना, फ्लूइड का सेल से बाहर जाना, उसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो किसमें से आपको ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ all birds and mammals and a very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation, that is thermoregulation and osmoregulation। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे birds, mammals और कुछ lower vertebrates और invertebrate species होते हैं। ये vertebrate and invertebrate species वो होते हैं, vertebra मतलब जैसे हम हैं, हमारी जो पीठ में अगर आप उंगली डालोगे तो ये यहाँ पे एकदम ऐसे बोन्स है जिसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इस बोन को बोलते हैं वर्टिब्रा। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रा होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें नहीं होते वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। तो ऐसे ये जो चीज़ है, बर्ड्स, मैमल्स, लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनके पास एक खास चीज़ क्या है कि ये अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे थर्मो रेगुलेशन से हो चाहे ऑस्मो रेगुलेशन से हो। याद रखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन में फ्लूइड का अप एंड डाउन होता है। ठीक है, फ्लूइड अंदर आती है बाहर के अकॉर्डिंग, बाहर का जो भी कंडीशन है उसके बेसिस पे हायर से लोअर कंसंट्रेशन के टाइम की चीज़ें अकॉर्डिंगली फ्लो करती है। थर्मो रेगुलेशन हम देखेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन बॉडी। हम अपनी बॉडी के अंदर जब हम अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मतलब हीट, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना। जब हमारी बॉडी के अंदर हम अपना हीट रेगुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की तो हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। अभी जैसे बताया फ्लूइड की चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब भी हम हमारे बॉडी के अंदर का वाटर और सॉल्ट के कंटेंट को बैलेंस में रखते हैं तो मतलब हम क्या कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन हमारे बॉडी कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारी चीज़ समझिएगा फ्लूइड से रिलेटेड है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पहला था रेगुलेट और दूसरा है हमारा कन्फॉर्मर। तो कन्फॉर्मर क्या होता है? मोस्ट ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी कंडीशन एंड दे हैव अ फ्लक्चुएटिंग बॉडीली कंडीशन एज पर द एनवायरमेंट, सो दे आर कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स। ओके, ठीक है, अब मैं समझाती हूँ। देखो, रेगुलेट में क्या था कि हमारी मतलब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको ले रही हूँ। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है कि बाहर जैसा एनवायरनमेंट था उस अकॉर्डिंगली अपने आप को इन्होंने क्या किया, चेंज किया, रेगुलेट किया। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब टेम्परेचर बाहर है लेकिन वो अपने बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं कर पाते, तो अब वो क्या करे? तो भगवान ने ये भी चीज़ें उनको दे रखी है ना। हम उसको अलग साइंटिफिक चीज़ों में पढ़ रहे हैं लेकिन सबको जीने के लिए दे रखा है ऊपर वाले ने, कैसे जीना है। In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids changes with that of the ambient water osmotic concentration and these are simply conformants। देखो, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको osmotic concentration कि ये एक पानी है, एक पानी तो नहीं कह सकते हैं, मान लो ये जगह पानी है, वाटर, फिर से मैं वही ड्राई फ्रूट वाले किसमिस है, तो किसमिस है, इसमें पानी अंदर चला गया, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो जब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन होगा तो इसके अंदर पानी चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल। ठीक है, ये स्वेल हो जाएगा। वेट, स्पेलिंग गलत है, स्वेल। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई चीज़ मीडियम में प्लेस्ड है जिसकी इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसके एनवायरनमेंट के हिसाब से ही, एनवायरनमेंट में लोअर कंसंट्रेशन लेकिन अंदर बॉडी के या सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, तो फटाक से चीज़ें बाहर आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूल कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? फ्लेसीड, ये श्रिंक कर जाएगा। ठीक है,
ये श्रिंक कर जाएगा। तो ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यही बोल रहा है कि एक्वाटिक प्लांट्स में क्या करते हैं कि जो भी एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं कि द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस, टेम्परेचर या भी जो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वजह से ये लोग अपने बॉडी फ्लूइड के अंदर चेंजेस करते हैं। और बॉडी फ्लूइड के अंदर कैसे चेंजेस करते हैं? अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज करके, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मैंने बता दिया है। तो इन्हीं को बोलते हैं कन्फर्मर। अब कुछ ऐसे होते हैं भैया जो ये रेगुलेट नहीं करते, कन्फर्मर नहीं करते, तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चल जाते हैं। दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, कोई बात नहीं, चले जाते हैं तेलंगाना में, है ना, चले जाते हैं बैंगलोर में। अब तो बैंगलोर देखा जा रहा है तो वहाँ पे भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन एक बात मैं कह रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या करें, हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतनी, अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ से उठ के, दिल्ली से उठ के अगर मैं तेलंगाना चली जाऊँ, तो इसका क्या कहने का मतलब है कि मुझे बहुत ठंड, यहाँ दिल्ली की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैं तेलंगाना चलिए, वहाँ पे नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर, तो वहाँ मैं अपना एग्जिस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर को वो नहीं मैच कर पाते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली, तो टेम्पररी मूव करते हैं, जब तक वो नहीं उस टेम्परेचर को या उस एनवायरनमेंट को झेल पाते तभी तक वो माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। तो वो टेम्परेरली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और दूसरी जगह जहाँ वो जा रहे हैं वो वहीं जाते हैं जहाँ उनको उनके बॉडी के हिसाब से एकदम हॉस्पिटेबल मतलब नॉर्मल बेसिक टेम्परेचर उनको मिल रहा है। और ये टेम्परेरी पीरियड के लिए, जैसे जो उनका मेन एरिया था, जो उनका नेटिव एरिया था, जैसे ही वहाँ पे टेम्परेचर ठीक होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक होता है, तो ये वापस वहाँ पे रिटर्न कर जाते हैं। तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज द साइबेरियन क्रेन, ठीक है। नाउ एक है लास्ट जो एबायोटिक फैक्टर्स है, वो है सस्पेंड इन बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड spores okay are formed which help them to survive unfavorable condition। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि वो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक मिनट, ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा पता है? अब एनवायरनमेंट में ना कंडीशन थोड़ा गड़बड़ाया है, तो ये अब कैसे रहेगा? ये क्या करेगा, अपने ऊपर ना ऐसे स्पोर्स बना लेगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे ये स्पोर्स क्या करेगा? ये स्पोर्स क्या करेगा, जो बाहर का एनवायरनमेंट है ना उससे ये कहीं ना कहीं ये जो ये जो मेन बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को बचाएगा। जो अनफेवरेबल कंडीशन बाहर है, जो बेकार जो टेम्परेचर इनके इस बैक्टीरिया के हिसाब से जो भी एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उससे ये क्या करेगा, ये बचाएगा। और ये बचाते हैं, और ये जो भी स्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया को बाहर के हार्श टेम्परेचर और हार्श एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन से उनको बचाते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि सर्दियों में छिपकली नहीं दिखती है, वो क्यों? क्योंकि वो छुप जाती हैं। तो उनके छुपने को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और एक होता है, जहाँ तक मुझे याद है, एक होता है एस्टिवेशन, ठीक है, मैं चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। हाइबरनेशन मेनली, ठीक है, सर्दियों में होता है, एस्टिवेशन शायद गर्मी में होता है, शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अभी आप ध्यान पे मत रखो, मैं एक बार चेक करके बता दूंगी आपको। चलो, हाइबरनेशन एस्केप फॉर अ टाइम इन अनफेवरेबल सिचुएशन ऑर्गेनिजम्स विच आर अनएबल टू माइग्रेट। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो माइग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे रूम में जो छिपकली है वो क्या करेगी, बहुत ठंड पड़ रही तो क्या तेलंगाना भाग जाएगी? नहीं भाई, तेलंगाना थोड़ी ना भाग जाएगी, वो मेरे रूम में ही रहेगी, लेकिन वो कहीं छिपी रहेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब माइग्रेट नहीं कर पाता है तो वो जहाँ रहता है वो वहीं मतलब छुपने की कोशिश करता है। तो कोई अंदर जाके किसी जगह छुप जाएगा तो वो क्या करेगा, जो बाहर की जो हार्श वेदर कंडीशन है उससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचा रहा है। तो ये भी एक तरीके का क्या एक एबायोटिक फैक्टर से बचने का तरीका है जो, और ये हाइबरनेशन आपको मेनली लिजार्ड्स में मतलब छिपकलियों में देखा जाता है। अडैप्टेशन, तो अडैप्टेशन क्या है? अपने आप जैसे जैसे स्थिति आ रही है वैसे अपने आप को लोग ढालते चले, इंसान ढालते चले और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ढालते चल रहा है। तो यहाँ हम अभी जो है वेदर कंडीशन और एनवायरनमेंट के बेसिस पे बात करेंगे। अडैप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल,
physiological, behavioral that enables the organisms to survive and reproduce in its habitat. तो एडाप्टेशन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो जहाँ रह रहा है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली अपने बॉडी में चेंजेस कर ले, या विद इन द बॉडी अंदर के बॉडी के चेंजेस कर ले, या अपने बिहेवियर में चेंज करके चेंजेस कर ले, किसी भी तरीके से अपने आप को अडाप्ट कर ले, चेंज कर ले बाहर के, मतलब जो आपके आसपास के एरिया उसके अकॉर्डिंगली, ताकि आप आराम से रह सके और रिप्रोड्यूस कर सके अपने ही हैबिटेट में। तो पोलर रीजन में अगर आप देखिएगा, जो पोलर रीजन में जो एनिमल्स होती हैं उनके शॉर्ट ईयर्स और शॉर्ट लिम्स, यहाँ लिम्स का मतलब होता है हैंड एंड लेग्स, दोनों का बात हो सकता है, ठीक है। लिम्स में हैंड एंड लेग्स दोनों आती है, अगर हैंड्स भी अलग से बात कर सकते हो, लेग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उनके शॉर्ट ईयर्स और शॉर्ट लिम्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि वो जो भी उनके बॉडी का जो हीट है उसको वो कम से कम, जो हीट लॉस है उसको कम से कम कर पाएँ। एक एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ, अगर नहीं समझ में आता है, ठंड में आप देखोगे ना कि हर कोई, जैसे गर्मी में क्या होता है कि बहुत पैर फैला के हम सोते हैं, है ना, लेकिन ठंड में आप देखो अगर हम कंबल में भी ओढ़ रहे हैं ना तो हम एकदम सिकुड़ के एकदम पूरा पैर और मोड़ मार के सोते हैं। इज़ जस्ट बिकॉज क्यों कि जैसे ही अगर पैर हम मोड़ रहे हैं मतलब हम अपना सरफेस एरिया क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, हीट लॉस कम होगा। सेम वेज जैसे ही गर्मी आती है हम क्या करते हैं, भाई गर्मी लग रही, गर्मी देखना, पैर एकदम पूरे, एक पैर एक कोने में, एक पैर एक कोने में, ऐसे करके हम फैला के सोते हैं। बोलने का मतलब कि हम कहीं ना कहीं अपनी सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। तो हीट उस टाइम पे तो चाहिए ना कि हीट बॉडी से निकले, इतनी गर्मी रहती है। तो ये यहीं पे, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो भी पोलर रीजन में होते हैं तो उन्हें ठंड है। पोलर रीजन में क्या होती है, ठंड होती है। ठंड होगी तो कैसे होंगे, सिकुड़ के होगी। तो उनका अडेप्टेशन, उनके बॉडी में ही ये चीज़ अडेप्टेशन है कि उनके छोटे आर्म्स, कैसे हम अपने, मान लो कि हम बहुत जितने भी हमारी साइज उसका हम आधे में सोते हैं, पूरा एकदम पूरा मोड़ के, एकदम पूरा पैर और वगैरह मोड़ के, हाथ मोड़ के एकदम घुड़ुक के सोते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ईयर्स एंड शॉर्ट लिम्स मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस, अब समझ में आएगा। और इन्हीं को एलेंस रूल भी बोलते हैं, और आगे मैं बता दूंगी मोर डिफाइनली। एक्चुअली यही होता है एलेंस रूल, जब आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो अडेप्टेशंस होते हैं वही होते हैं एलेंस रूल, ठीक है। डेजर्ट रीजन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हमें थॉर्न ज़्यादा मिलते हैं, एब्सेंस ऑफ लीव्स मिलते हैं, स्मॉलर लीव्स मिलते हैं। ये एक सबसे बेस्ट अडेप्टेशन है। मैं अभी आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो कैक्टस है, ये लीफ है, लेकिन लीफ में भी कैक्टस ऐसे से निकले हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि जब ये राइट कप है और एक सॉसर, ठीक है, कि चाय और प्याला, कप और प्याला बोलते हैं शायद सॉसर को हिंदी में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, जब भी हमें कहीं जल्दी रहती है तो हम क्या करते हैं, इस कप, इसमें जो चाय रहती है ना उसको इस प्लेट में ना ठंडा करके पीते हैं। क्यों नहीं हम फटफट इसमें पी लेते हैं, कप में? पता है आपको क्यों? क्योंकि कप में जो भी चाय है ना उसकी सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे ही हम इसको इसमें डालते हैं, इस प्लेट में डालते हैं, इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ये चाय अब इतना दूर तक फैल सकता है ना, पहले ये इतने ही दूर में था, अब ये इतना दूर तक फैल सकता है। बोलने का मतलब क्या, इसकी सरफेस एरिया बढ़ गई। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जो इवेपोरेट होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो जल्दी चाय ठंडा हो जाएगा, तो जल्दी हम पी सकते हैं। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे लगाओ। डेजर्ट एरिया में क्या है भाइयों बहनों भी, ठीक है, डेजर्ट एरिया में क्या है कि हमारे पास वाटर कंटेंट बहुत कम है, वाटर कंटेंट कम है, बारिश नहीं होती है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा लीव्स का, ठीक है, तो ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, सब जगह से इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन बहुत जगह पे होगा तो इस प्लांट में हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, वाटर हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मतलब है, पानी नहीं तो डालेंगे कहाँ से, तो वो पेड़ मर जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी डेजर्ट एरिया में प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, छोटे ही होते कि जितनी छोटी एरिया उतना थोड़ा सा इवेपोरेशन, तो उतना ज़्यादा प्लांट में पानी का रिक्वायरमेंट कम होगा। और थॉर्न्स इज़ नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, यही लीव्स जो है मॉडिफाई करके थॉर्न्स बनाते। थॉर्न्स को एक अलग से पार्ट नहीं है, हाँ पार्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका जो जेनेसिस है, वो जो जहाँ से निकला है वो कहीं ना कहीं लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और इसी के वजह से यहाँ पे हमें डेजर्ट एरिया में है वो लेस हमें
लेस वाटर कंटेंट मिलने की वजह से यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लीव, मेनली थॉर्न्स का प्रेजेंस होते हैं और लीव्स के साइज बहुत छोटे होते हैं। और एक चीज़ हम और एक देखते हैं कि ये है सील, ठीक है। सील्स के बॉडी पे मोटी चमड़ी होती है, जो है ना मोटी चमड़ी होती है। तो ये चमड़ी मोटी होने की वजह से क्या है कि ये मोटा हो जाएगा। जितना ज़्यादा कंबल ओढ़ोगे क्या हो जाएगा, उतना अंदर कम ठंडी लगेगी ना। तो हमने क्या किया, कंबल का अगर एक कंबल से नहीं हो रहा, ठीक है, और एक कंबल डाल दो, फिर और एक कंबल डाल दो, 2-3 कंबल डाल के सो, नहीं ठंड लगेगी अगर एक कंबल में लग रही है तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। ये क्या कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है इसकी स्किन में। ये कहीं ना कहीं इसको बाहर के जो टेम्परेचर है उससे इसको बचा रहा है। बस ये एक हैबिटेट और नीश है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं क्लास एंड करूँगी। पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको ज़रूर वॉच करना, ठीक है। और ये इससे कितनी बार यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन है जिसको आप गिनती भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हैबिटेट एंड नीश। सबको पता होगा कि हैबिटेट क्या है, एक होती है हैबिट, एक होती है हैबिटेट। तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, हैबिट और हैबिटेट एक ही जैसा है, लेकिन नहीं। हैबिट हमारी आदतें और हैबिटेट मतलब वो एरिया जिसमें कि हम रह रहे हैं। हैबिटेट मतलब वो एरिया जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है। एनी एरिया वेयर एन एनिमल लिव्स और इट्स होम। Habitat mostly relates to non-living physical and chemical condition of the area such as temperature, rainfall, salinity, sunlight, soil and elevation. अब एक चीज़ बताती हूँ कि habitat mostly relates to non-living physical और chemical condition। तो physical condition भी आ सकते हैं जो हमारा हैबिटेट है। मान लो मैं कह दूँ कि मेरा जो घर है वो लकड़ी का है, ठीक है, तो वो लकड़ी का घर भी मेरा हैबिटेट है। मैं कहूँ मेरा जो घर है नॉर्मल ईंटों से बना है, तो मेरा हैबिटेट में ये ईंट वाली घर भी आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मेरी जो है वो फूस की घर है, ठीक है, कच्चा हाउस है, तो वो भी क्या है, वो एक हैबिटेट में ही आ जाएगा। लेकिन इसके साथ हैबिटेट में आपके केमिकल कंडीशंस भी आ सकते हैं। मान लो कि अगर मैं शिमला में रह रही हूँ तो मेरे हैबिटेट में जो वहाँ का टेम्परेचर है, जो वहाँ का मॉइस्चर लेवल है, मतलब ह्यूमिडिटी, जो वहाँ की क्या बोलते हैं सनलाइट है, रेनफॉल है, ये सारी चीज़ें भी आपको हैबिटेट के अंदर ही आ जाती है। तो कभी एक कोट है, इसका मतलब मैं आपको बताऊँगी, हैबिटेट कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन। इसका मतलब आपको पता है, अगर कभी भी जैसे अगर आपने ये चीज़ देखा होगा कि बहुत सारे देखा क्या पढ़ा होगा कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे ना एक्सटिंक्ट हो रही है। वो एक्सटिंक्ट होने के पीछे क्या है कि जो उनका घर था ना वो हटाया जा रहा है। अगर आप किसी को उसका घर ही हटा दोगे तो वो रहेगा कहाँ, वो नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। तो यही चीज़ें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केसेस में हो रहा है कि क्या हो रहा है कि उनकी जो हैबिटेट है, जिनका रहने का जो जगह है, अब हमें वो प्यारी सी छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती थी वो अब उतने नहीं दिखेंगे। हाँ, गाँव वगैरह में अभी भी दिखेंगे, लेकिन सिटीज़ वगैरह में तो बिल्कुल ही नहीं दिखती है, बहुत कम, ठीक है। उसके लिए आज के डेट में लोग जू जाते हैं वो चिड़िया देखने के लिए, छोटी वाली गौरैया चिड़िया, शायद हम लोग तो यही बोलते हैं, आई थिंक सो इंग्लिश में उसको स्पैरो बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए लोग जू में जाते हैं, लेकिन पहले वो बहुत ईजिली हमें दिखता था। इस जस्ट बिकॉज क्या है कि जो उनकी हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं अब नहीं रह वैसी नहीं है, ठीक है। इस वजह से उनका जो नंबर है, उनकी जो स्पीशीज़ का जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो घटता गया। तो कभी भी अगर आपको किसी भी स्पीशीज़ को बचाना है तो सबसे पहले उसके क्या को बचाना पड़ेगा, उसकी हैबिटेट को, उसके घर को बचाइए। अगर जैसे आप उसके घर को बचाइएगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद बच जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट, देयर इज़ अ डिफरेंस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हैबिटेट मैंने आपको समझा दिया है, अब नीश क्या है। एन ऑर्गेनिज्म niche is the occupation or the role it plays in its community and also the condition it needs to survive। मतलब कि अगर मैं कहाँ रह रही हूँ, जहाँ मैं मान लो कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ मान लो, ठीक है। तो दिल्ली में रह रही हूँ तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया में रह रही हूँ, ठीक है, दैट विल बी माई हैबिटेट, वो मेरा हैबिटेट होगा, ठीक है। मैं वहाँ रह रही हूँ, उसकी वहाँ के पॉल्यूशंस, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की रेनफॉल, तो सारी चीज़ें मेरे हैबिटेट के अंदर आ जाएगी। लेकिन मेरा ऑक्यूपेशन क्या है और मेरा रोल क्या है,
मेरा रोल क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा रोल है, ये मेरा ऑक्यूपेशन है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा नीश। तो हर ऑर्गेनिज्म का उसका एक हैबिटेट होता है और हर ऑर्गेनिज्म का उसका एक नीश होता है, मतलब उसका एक रोल होता है कि उसको क्या करना है, उसका एक ऑक्यूपेशन होता है कि उसको क्या करना है उसकी कम्युनिटी में। मेरी कम्युनिटी क्या है, मेरी ह्यूमंस की कम्युनिटी है। तो इस ह्यूमंस की कम्युनिटी में मुझे क्या है कि मुझे पढ़ाना है, मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा ऑक्यूपेशन है, ये मेरा रोल है, तो दैट इज़ माई नीश, वो मेरा नीश है। गॉट इट। तो ये क्या है कि ऑल्सो एंड द कंडीशन नीड्स टू सर्वाइव, और जो भी कंडीशंस मेरी सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें नीश में आ जाती हैं। तो नीश दो टाइप की, एक होती है स्पेशलाइज्ड नीश और एक होता है जनरलाइज्ड नीश। अगर नाम से समझ में आए तो स्पेशल मतलब भैया स्पेशल है, जनरलाइज्ड मतलब नॉर्मल है। ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड नीश मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड और स्पेसिफिक कंडीशन में ही रह सकते हैं और अपने नीश को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ऑक्यूपेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी फाउंड विद इन वेरी लिमिटेड और स्पेसिफिक कंडीशन, इट इज़ कंसिडर टू हैव वेरी स्पेसिफाइड नीश। समझ में आया। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में अपनी नीश को परफॉर्म करे तो वो हो जाता है स्पेशलाइज, मतलब स्पेशल कंडीशन में ही कर सकता है। बाकी और कहीं और भेजोगे तो वो अपना ऑक्यूपेशन या रोल नहीं परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि ड्यूगोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूपीएससी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है कि ड्यूगोंग के बारे में, जिसको सी काऊ भी बोलते हैं, और ये एक थ्रेटेंड स्पीशीज़ है। तो याद रखें कि ड्यूगोंग जो एक थ्रेटेंड स्पीशीज़ है वो एक स्पेशलाइज्ड नीश है। याद रखें, मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूगोंग जो है वो एक, जिसको सी काऊ भी बोलते हैं, ये एक थ्रेटेंड स्पीशीज़ है। और मेनली जहाँ तक याददाश्त कह रही है कि ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है जस्ट बिकॉज ऑफ सी ग्रास, ये सी ग्रास को फीड करती है, खाती है, लेकिन यहाँ पे इनको सफिशिएंट सी ग्रास नहीं मिल रहा है, ये तो इस वजह से इनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है और ये एक स्पेशलाइज्ड नीश के अंदर आती हैं। ठीक है। जनरलाइज्ड नीश मतलब स्पीशीज विच कैन एग्जिस्ट इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन, मतलब जो किसी भी कंडीशन में रह सके। भाई कॉकरोच हमें हर जगह दिखते हैं। केरला में रहने वाले के भी घर में कोचिन होगा और दिल्ली के घर में रहने वाले में भी कॉकरोच होगा, तो मतलब हर जगह रह सकते हैं ये। लेकिन ड्यूगोंग हर जगह नहीं रह सकते हैं, स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। रैट्स है, ह्यूमंस है, मतलब यहाँ पे रह सकते का बोलने का मतलब है कि हैबिटेट नहीं, नीश के बारे में कह रही हूँ, अपना रोल प्ले कर सकते। कॉकरोच जो केरला में होगा, जो तेलंगाना में होगा, जो महाराष्ट्र में वो भी वही काम कर रहा होगा जो नॉर्थ में होगा कॉकरोच। राइट। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इससे ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो अभी मैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन में बना ही रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही है। होप सो आपको अच्छा लगा हो, है ना। बाकी और कुछ कमी लगे, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, हमें पता चलेगा कि हमारी कहाँ गलती हो रही, कहाँ हमारा लूप होल्स है। ठीक है। और बिल्कुल ये ना समझे कि बहुत सिंपल सा है, ये तो हमें आता है। सिंपल चीज़ों में ही एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन बहुत नॉर्मल सी टॉपिक है, लेकिन इतनी भी नॉर्मल नहीं है जो सबको पता हो। तो ट्राई टू बी अटेंटिव, क्लास सुने ध्यान से, अपने नोट्स खुद बनाएं। ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।